हमारी जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो प्रोसेस है रिलीज़ करना एनर्जी किससे? फूड से, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे सेल्स के अंदर, जो इस्तेमाल करते हैं उसे एनर्जी रिलीज़ करने में, फूड को बर्न कर और एलिमिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम जैसे फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है फूड प्लस ऑक्सीजन, ये एरो लगाना भूल गए हैं। तो फूड प्लस ऑक्सीजन के बाद हमारा एरो आएगा जैसे रिएक्शन में होता है। तो फूड प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जब हम हमारे फूड को, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है तो हमें क्या क्या मिलता है प्रोडक्ट में? CO2, वाटर और एनर्जी। जैसे हम सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसी तरह से हम ऑक्सीजन को हम लेते हैं और CO2 हम रिलीज़ करते हैं। एज अ प्रोडक्ट में हम CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। मतलब हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जो रिलीज़ करता है एनर्जी, वो सेल के अंदर होता है बॉडी के, इसलिए हम रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन एसेंशियल है लाइफ के लिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी भी एक्टिव लाइफ प्रोसेस होती हैं उनके लिए, और ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखता है। तो रेस्पिरेशन सिंपल सा क्या है? फूड प्लस ऑक्सीजन। जब फूड में ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या है? ज़्यादातर केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन किसकी मदद से करता है? ऑक्सीजन की मदद से। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की मदद से भी करते हैं। तो रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज फूड है वो पूरी तरह से ब्रोक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट जाता है किस में? CO2 और वाटर में। और हमारी एनर्जी भी साथ में रिलीज़ होती है अगर उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, वो किस में होता है? क्रैब साइकिल में होता है इस केस में। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर होता है। जो हमारा ग्लूकोज पाइरूवेट है, ठीक है, अगर हम उसको रिएक्ट कराएंगे, मतलब हीट करेंगे, तो हमें क्या देता है? वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और हमारी एनर्जी देता है। तो यहाँ फिर एरो लगाना भूल गए हैं, ये पूरी वीडियो में ही इन्होंने एरो नहीं लगा रखा है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट जो है किस में ब्रेक डाउन होता है? CO2 में और वाटर में और एनर्जी में। तो ये जो है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा हमारा? हमें प्रोडक्ट में CO2 और वाटर मिलता है। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही लेते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है किस जगह होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पाइरूवेट का टूटना किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो ग्लूकोज पाइरूवेट है वो किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और ये जो साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो एनर्जी लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, जिनको एनर्जी मिले, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट, वो ग्लूकोज को तोड़ देते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है बहुत कम एनर्जी। इस केस में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ऊपर आपको याद होगा जो ग्लाइकोलिसिस होता था वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता था, उसमें क्रैब साइकिल में होता था। अब इसमें क्या है? ठीक है, जो ग्लूकोज पाइरूवेट है वो देता है गिव्स, एरो लगाना फिर भूल गए, इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एनर्जी देता है। ऊपर वाले केस में क्या होता था? जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोडक्ट में मिलता था। और यहाँ पे क्या होता है? हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। और साइटोप्लाज्म में
ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होती है पूरी प्रोसेस। और कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल में। ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल में। तो पाइरूवेट जो है किस तरह से टूटता है, तो उस केस में जो पाइरूवेट है हमारा, ये दिखाई दे रहा ग्लूकोज पाइरूवेट, ठीक है, ये टूटेगा किस में, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। इसमें लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो तीन केस हो गए एक तरह से। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें जो हमारा ग्लूकोज पाइरूवेट है वो CO2 और वाटर में टूटता था। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता था, मतलब क्रैब साइकिल में होता था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज पाइरूवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता था। ये प्रोसेस किस में होती थी, साइटोप्लाज्म में। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जैसे हमारे मसल सेल में, तो उस केस में जो ग्लूकोज पाइरूवेट है वो टूटता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ठीक है, और एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है जब ज़रूरत होती है। अब ADP क्या है, ADP है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो लो एनर्जी कंटेंट है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और ATP क्या है हमारा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हाई एनर्जी कंटेंट है। ये सेल के अंदर होते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में वो ATP मॉलिक्यूल्स को बनाती है इन ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो ADP प्लस फॉस्फेट, ठीक है, क्या दे, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी गिव्स ATP। एरो लगाना फिर भूल गए। ADP जब फॉस्फेट से रिएक्ट कराएगा और एनर्जी से, तो हमें क्या देता है, एक तरह से ATP देता है, या फिर हम एरो फॉस्फेट की बात लगा सकते हैं, क्योंकि ATP एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। ADP लो एनर्जी है और ATP हाई एनर्जी है। तो जो एनर्जी है हमारी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP टूट जाता है, ठीक है, वाटर का इस्तेमाल कर कर, और एनर्जी को रिलीज़ करता है। जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होती है इस प्रोसेस में। और ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल का। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एरोबिक में लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है और एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन होता है तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता तो एनर्जी कम मिलेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, याद होगा आपको। और एनारोबिक में इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये मिलते हैं। अब एक्सचेंज है गैस का रेस्पिरेशन में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं गैस को एक्सचेंज कराने के लिए। तो डिफ्यूज़न एक ऐसा मेथड है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल, और उसको हम सिंपल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। प्लांट के अंदर भी डिफ्यूज़न ही इस्तेमाल किया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो जो प्लांट होते हैं उसमें भी कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती है, डिफ्यूज़न। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल जो होते हैं जैसे ह्यूमन हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके अंदर डिफ्यूज़न, मतलब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उनके अंदर डिफ्यूज़न से नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होती है। क्योंकि सिंगल सेल होता है तो वो कहीं से भी ऑक्सीजन लेते हैं और कहीं से भी वो CO2 रिलीज़ कर देते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्लांट में प्रोसेस उल्टी होती है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। डे में प्रोसेस प्लांट की अलग होती है, नाइट में अलग होती है, वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। अब जैसे एनिमल्स दे रखा और एक कॉलम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जैसे यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे अमीबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये है सेल मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म जो है ये किसके थ्रू सांस लेता है, स्किन के थ्रू। एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश और प्रॉन्स ये सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू। जो इंसेक्ट हैं जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये स्पिरेकल्स और ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। और जो लैंड एनिमल है जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस में, तो आप डायग्राम देखना है अभी इसमें। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन पार्ट लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। इन ऑर्गन्स को बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो क्या है, जैसे हमारी नाक है, ठीक है, नसल पैसेज है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया होता है विंड पाइप, ठीक है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप होता था ओसोफेगस, ऐसे ही इसमें अलग पाइप होता है ट्रैकिया। और ब्रोंचाई होते हैं, लंग्स होते हैं, डायफ्राग्म होता है। अब इसमें डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नोज़ से चालू करते हैं, नाक है, ठीक है, और जो जगह है यहाँ पे नाक के आसपास वो नसल कैविटी है, इस चीज़ को नसल पैसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जाते जाते हम कहाँ पहुँचे, फेरिंग्स पर पहुँचे। उसके नीचे एक ब्राउन कलर का पार्ट है, वो लैरिंग्स है।
और फिर हमारा ट्रैकिया आ जाता है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू हवा ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब ये विंड पाइप क्या है, हमारे लेफ़्ट और राइट में, ठीक है, ये जो ऑरेंज टाइप सा कलर है इसमें दिखाई गए हैं लंग्स हैं हमारे, ये फेफड़े हैं दो। ठीक है, और हमारा जो लेफ़्ट साइड में दिखाया गया है, ठीक है, ये पसली हैं इसमें, मतलब एक तरह से रिब्स हैं, वैसे राइट में भी होती हैं, वो डायग्राम दिखाने के चक्कर में इस तरह से इन्होंने दिखाई नहीं है। फिर ये ब्रॉन्चाएँ हैं, और जो हमारी एक तरह से किस्में बटी हुई हैं ब्रांचेस में, वो ब्रॉन्चाइल्स हैं। और ये जो नीचे है हमारा, ये डायफ्रागम है। तो ये पूरा इस तरह से डायग्राम है। सबसे ऊपर नाक से स्टार्ट करते हैं, नसल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर विंड पाइप ट्रैकिया है। ट्रैकिया से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, ब्रॉन्चाई में जाती है, ब्रॉन्चाई से ब्रॉन्चाइल्स में जाती है। ठीक है ना, और ये ब्रॉन्चाई और ब्रॉन्चाइल्स कहाँ है, ये लंग्स के अंदर ही हैं। और ब्रॉन्चाइल्स के अंदर हमारी छोटी छोटी क्या होती हैं, एल्वियोली होती हैं, वो भी आएंगी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा नाक से चालू होता है, फिर एयर हमारी नाक के अंदर जाती है। ठीक है, और जो नसल पैसेज है मतलब वही, उसके अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं और एक म्यूकस होता है। तो जब हमारी हवा पास होती है नसल पैसेज से, मतलब जैसे हवा नाक के थ्रू जा रही है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल और जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो उन हेयर पे चिपक जाते हैं हमारी नाक के अंदर जो होते हैं, और म्यूकस पे, ताकि क्लीन एयर लंग्स के अंदर जाए। जो हमारे गले का पार्ट है माउथ और विंड पाइप के बीच में, उसे फेरिंग्स बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये रहा आपका डायग्राम में फेरिंग्स। ठीक है, मुंह के बीच में और हमारे गले के बीच में, तो उस पार्ट को हम बोल रहे हैं फेरिंग्स। और नसल पैसेज से एयर एंटर करती है फेरिंग्स में और फिर जाती है विंड पाइप में। अब ध्यान से देखिए, फेरिंग्स से वो पहले तो लैरिंग्स में ही जाएगी, फिर लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया में, विंड पाइप में। ठीक है, ट्रैकिया आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में। ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, जब उसमें एयर ना हो तब भी, क्योंकि वो सपोर्ट होता है रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन। जो ट्रैकिया है हमारा विंड पाइप है, उसमें रिंग्स होती हैं सॉफ्ट बोन की, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। देख सकते हैं आप, रिंग्स दिखाई दे रही होंगी आपको ट्रैकिया में। और जो ट्रैकिया है वो रन होता है डाउन द नेक और डिवाइड होता है स्मॉल ट्यूब्स में। वो छोटी दो ट्यूब्स में बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं ब्रॉन्चाई, लोअर एंड में आके। अब देखिए ट्रैकिया के नीचे, ठीक है, यहाँ से जैसे आए हम, तो ये ब्रॉन्चा इसमें बढ़ गया ब्रॉन्चाई में। ठीक है, दोनों साइड इसकी ब्रॉन्चाई हैं। जो ब्रॉन्चाई है वो कनेक्ट होती हैं दोनों लंग्स से, तो दोनों फेफड़ों से कनेक्ट होती हैं वो ब्रॉन्चाई। और जो लंग्स है हमारा, वो किस कैविटी में होता है, वो होता है चेस्ट कैविटी में या फिर थॉरिक कैविटी में, जो सेपरेट होता है एब्डोमिनल कैविटी से, मस्कुलर पार्टीशन से, जिसे बोलते हैं डाइफ्राग्म। डाइफ्राग्म डायग्राम में नीचे था, और डाइफ्राग्म हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिखाया था। ये रहा हमारा डाइफ्राग्म नीचे। ठीक है, और जो हमारा हर ब्रॉन्चस है वो डिवाइड करती है लंग्स को, लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स बनती हैं उसमें। ठीक है, लंग्स के अंदर ही जो ब्रॉन्चाई बनाती है उसे बोलते हैं ब्रॉन्चॉइल्स। ठीक है, और इन ब्रॉन्चाइल्स के बिल्कुल कोने में क्या होते हैं, पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट ब्रॉन्चाइल्स की, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। तो मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ। तो जैसे ये ब्रॉन्चाई है, ठीक है, तो ब्रॉन्चाई ये जो ब्रांचिंग सी में डिवाइड है, ये ब्रॉन्चाइल्स है, और इनके कॉर्नर्स में क्या होते हैं, ब्रॉन्चाइल्स होते हैं। ब्रॉन्चाइल्स के कोने में जो होता है हमारा, वो होता है एल्वियोली। बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है। जो वॉल है एल्वियोली की बहुत पतली होती हैं और सराउंड होती हैं बहुत थिन कैपिलरीज से, मतलब जो हमारी एल्वियोली है उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये एल्वियोली है जहाँ गैस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, जैसे हमारे नाक के थ्रू, ठीक है, हम ऑक्सीजन आती है, ठीक है, फिर हमारे वही फेरिंग्स में आई, फिर हमारे ट्रैकिया विंड पाइप में आई, विंड पाइप से ब्रॉन्चाई में गई, ब्रॉन्चाई से ब्रॉन्चॉइल्स में गई, फिर जाती है एल्वियोली में। जो एल्वियोली है वो किससे कनेक्ट, वो क्या होती है, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब जहाँ पे जो ऑक्सीजन आई है, ठीक है, वो एल्वियोली के अंदर चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो ब्लड में घुल जाती है, और ब्लड में घुलने के बाद वो क्या होता है, एक एक बॉडी पार्ट्स तक, मतलब एक एक सेल तक हमारे पहुँच जाती है, क्योंकि डिज़ोल्व फॉर्म में ही जाएगी वो हमारी ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, तो बोला जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं, हमारी जो पसलियाँ हैं, वो लिफ्ट होती हैं ऊपर की तरफ, और हमारा डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है। ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ क्या होती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप करके देखिए, और हमारा डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी हमारी बड़ी हो जाती है।
लार्ज, जिसकी वजह से एयर जो है हमारी लंग्स के अंदर चली जाती है और एल्वियोली जो होती है उसे एक्सपेंड कर देती है। अब एल्वियोली जो है सराउंड होती है थिन ब्लड वेजल्स से, अभी बताया था आपको। तो उसमें थिन ब्लड वेजल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, जो ब्लड कैरी करती है अपने अंदर। तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ आउट करती है एल्वियोली से ब्लड के अंदर, मतलब जो ऑक्सीजन है फिर वो एल्वियोली के अंदर जाती है और वो फिर ब्लड के थ्रू उसमें घुल जाएगी। अब ऑक्सीजन के को कौन ले जाएगा? वो ब्लड ले जाएगा ऑल पार्ट ऑफ बॉडी तक। जैसे जैसे ब्लड पास करेगा टिश्यू से बॉडी के, तो ऑक्सीजन जो होगी वो सेल के अंदर भी चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है सेल से ही टिश्यू बनते हैं। और ऑक्सीजन कंबाइन होगी फिर डाइजेस्टेड फूड के साथ। क्या होगी? जो खाना पच चुका है उससे ऑक्सीजन कंबाइन होगी और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही रिएक्शन पढ़ी थी कि जब हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है और वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ। तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रेस्पिरेशन में, और CO2 फिर डिफ्यूज़ आउट होती है ब्लड में, और ब्लड जो है वो CO2 को वापस ले जाता है लंग तक, ठीक है, जो डिफ्यूज़ कर देता है उसको एल्वियोली में। और जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो इस केस में बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है जो ब्रीथ इन एयर करते थे। तो डायफ्राग्म और मसल है जो रिब्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है और छोटी हो जाती है। इस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की वजह से चेस्ट की जो CO2 है हमारी, वो लंग्स से ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से नॉस्ट्रल में जाती है, मतलब नाक में हमारी, और उससे हमारी वापस निकल जाती है। तो जिस तरह से हमारी ऑक्सीजन अंदर आई थी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, विंड पाइप से होती हुई फिर लंग्स में, मतलब ब्रोंचाई में मतलब लंग्स में आई ब्रोंचाई के थ्रू, फिर ब्रोंचॉइल्स में गई, फिर एल्वियोली में गई, फिर ब्लड में घुली। तो उसी हिसाब से जो हमारा CO2 रिलीज़ होती है वो वापस हमारी चली जाती है रिवर्स प्रोसेस में। तो ब्रीथिंग साइकिल में क्या होता है? जब एयर इज़ टेकन इन एंड लेट आउट, जब एयर को हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो लंग्स के अंदर हमेशा एक रेजिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होती है, ताकि एक सफिशिएंट टाइम हो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और CO2 को रिलीज़ होने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन के मुकाबले, इसलिए ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है हमारी ब्लड के अंदर। अब है हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो जो प्रोसेस है ब्रीथिंग की, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ऑक्सीजन को पंप करना अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर लेना, और CO2 को रिमूव करना। तो ब्रीथिंग जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो रेट है ब्रीथिंग का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल हो सकता है हमारे ब्रेन के। जो एवरेज ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, इनवॉलेंट्री का क्या मतलब था कि अपने आप होती रहती है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ब्रेन का, उसके द्वारा। जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है अडल्ट मैन में, वो 15 से 18 टाइम होता है पर मिनट, मतलब हम 15 से 18 टाइम ऑक्सीजन लेना और छोड़ना ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो ब्रीथिंग रेट है इंक्रीज़ होता है फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ। जैसे आप दौड़ेंगे, ठीक है, तो आपका ब्रीथिंग रेट क्या होगा? वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आराम करेंगे तो कम होगा। जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि सांस लेने में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और जो रेस्पिरेशन कैरिड आउट होती है हेमोग्लोबिन के द्वारा, जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? फूड में ऑक्सीजन का मिल जाना और हमें क्या देना? CO2 मिलना, पानी मिलना और एनर्जी मिलना। जो नॉर्मल रेंज होती है हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन की, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या होता है? जो हमारा हेमोग्लोबिन है उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। तो जो नॉर्मल रेंज है हेमोग्लोबिन की हमारे ब्लड में हेल्दी अडल्ट में, वो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो जो पर्सन की एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो घट जाती है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, थकान आ जाती है, और लैक ऑफ एनर्जी होती है। अब एक एक्टिविटी है जो शो कर रहा है कि CO2 रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान। क्या रिलीज़ होती है? जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब जब फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराएगा तो क्या रिलीज़ होता है? CO2, वाटर, एनर्जी, तो आपको पता ही है। तो हमें ये शो करना है CO2 भी रिलीज़ होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें जो फ्रेशली बना हुआ लाइम वाटर है वो लीजिए, ठीक है। अब एयर उसमें भरिए, ठीक है, हमारे लंग्स से उस लाइम वाटर में। अब तुम देखोगे लाइम वाटर जो है हाईली मिल्की हो जाएगा। अब एक सिरिंज का इस्तेमाल कीजिए या फिर पिचकारी का, और एयर को भर दीजिए कुछ फ्रेश लाइम वाटर में दूसरी टेस्ट ट्यूब में। पहले एक टेस्ट ट्यूब में लेनी है, ठीक है, उसमें एयर भर देनी है हमारे लंग्स की मदद से। लंग्स का मतलब जैसे फूंक मार के आप भर सकते हैं। तो जो लाइम वाटर होगा, क्योंकि हमने क्या लिया था? लाइम वाटर लिया था, वो मिल्की हो जाएगा, वो भी हाईली मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो कलर है हाईली मिल्की हो जाएगा। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें भी लाइम वाटर लीजिए, उसमें किसी सिरिंज से भरिए, ठीक है ना।
क्या, एयर। तो अब तुम देखोगे कि लाइम वाटर जो है सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर वो स्लाइटली मिल्की होगा, मतलब जितना पहले मिल्की हुआ था उतना नहीं होगा। तो हम कंक्लूड करते हैं CO2 जब पास करते हैं हम लाइम वाटर से तो वो लाइम वाटर मिल्की होता है। ये हमारी एक्टिविटी थी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। तो जब हम एयर ब्लो करते हैं लाइम वाटर से तो जो लाइम वाटर है ज़्यादा मिल्की होता है किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक एयर के मुकाबले। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम CO2 होती है और जो हम एयर रिलीज करते हैं हम अपने लंग से उसमें ज़्यादा CO2 होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें से CO2 रिलीज़ होती है और हमें ये भी पता था, अभी बताया था कि जो CO2 होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है ब्लड में किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। तो जब हमने अपने मुंह से भरी हवा, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब उसमें लाइम वाटर था, ठीक है, तो लाइम वाटर का क्या काम है, वो CO2 के साथ मिल्की हो जाता है। तो हमारी हवा में क्या था, हमने जो हवा भरी उसमें CO2 ज़्यादा थी हमारे ब्लड के अंदर, इसलिए जो निकली वो उसने लाइम वाटर को ज़्यादा मिल्की करा। लेकिन जो दूसरा केस है जिसमें जो CO2 है वो सिरिंज से भरी गई, ठीक है, या फिर किसी पिचकारी से भरी गई, उस वाटर में लाइम वाटर कम मिल्की हुआ। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में CO2 कम होती है और जो हम रिलीज़ करते हैं हमारे ब्लड में वो ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में होती है। अब एक्सचेंज होना गैस का अदर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से गैस एक्सचेंज होती है। जैसे अमीबा है, अमीबा होता है हमारा यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल एनिमल, उसमें सिंपल डिफ्यूज़न होता है। मतलब क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूज़न होता है गैस का ब्रीथिंग के लिए। जो एक्सचेंज है गैस अमीबा में वो किसके थ्रू होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अमीबा क्या होता है, हमारा पानी में रहता है, तो ये जो पानी है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। तो जो ऑक्सीजन है पानी से वो ही अमीबा की बॉडी में जाती है उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि अमीबा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो जो ऑक्सीजन है बहुत तेज़ी से चली जाती है पूरी बॉडी में अमीबा की, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है। ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। अमीबा सेल के अंदर जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, उसमें क्या होता है, CO2 रिलीज होती है लगातार और फिर CO2 बाहर निकल जाती है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू ही पानी के अंदर। तो पानी के अंदर ही वो ऑक्सीजन लेता है अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और वहीं पे CO2 जो है रिलीज़ कर देता है। तो सिंपल इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं कि गैस का एक्सचेंज होना, ठीक है। जो गैस का एक्सचेंज होना मतलब ऑक्सीजन का लेना, CO2 का रिमूव करना। अब रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में है, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है अपनी स्किन के थ्रू, तो पूरी स्किन के थ्रू ही करता है। अर्थवॉर्म ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है रेस्पिरेशन के लिए अपनी मॉइस्ट स्किन से, जो गीली स्किन होती है। जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है उसके पूरे सेल में अर्थवॉर्म के द्वारा, उसके ब्लड के द्वारा, मतलब अर्थवॉर्म के अंदर उसके ब्लड के द्वारा, जिसे वो रेस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल होता है करता है। और CO2 जो प्रोड्यूस्ड होती है रेस्पिरेशन में वो वापस चली जाती है ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही वो एक्सपेल होगी, तो उसकी बॉडी से ही वो रिमूव हो जाती है, मतलब स्किन से ही CO2 रिमूव हो जाती है और स्किन के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में होता है। तो अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 रिमूव करना, ठीक है। और अमीबा में किसके थ्रू होता था, उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब कह रहा है सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर सकते ह्यूमंस। अब पहला पॉइंट है सरफेस मॉइस्ट। अगर ह्यूमन यूज़ करें सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारी स्किन ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हमारी स्किन ज़्यादा मॉइस्ट होनी चाहिए। और अगर गैस डिफ्यूज़ करेगा स्किन के थ्रू, कि जैसे हमारे लिए भी क्या हो, नाक ना हो, लंग्स ना हो, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि हम सांस लंग्स के थ्रू लेते हैं, तो लंग्स ना हो, तो हमारी बॉडी में अगर सपोज़ करो कि स्किन के थ्रू हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हम सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी। और गैस अगर ट्रेवल करेगी ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूज़न के थ्रू तो सालों लग जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उस गैस को। फिर है रेस्पिरेशन इन फिश। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो फिश है उसका स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथिंग के लिए, जिसे हम गिल्स बोलते हैं। फिश में जो गिल्स होते हैं दोनों साइड में होते हैं हेड के, उसके सर के दोनों साइड में गिल्स होते हैं। फिश पानी में रहती है और पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है। फिश ब्रीथ करती है पानी लेकर अपने माउथ से और फिर उसे गिल्स में भेज देती है। जब पानी गिल्स से पास होता है तो गिल्स जो है जो CO2 जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर घुली हुई उसे निकाल लेती है पानी से, और जो वाटर है वो चला जाता है गिल स्लिट्स से। और जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के द्वारा, मतलब उसके ब्लड में घुल जाती है और फिर वो पूरे पार्ट में पहुंच जाती है फिश के। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में वो ब्लड से गिल्स में जाती है और फिर एक्सपेल हो जाती है सराउंडिंग वाटर में, फिर वो पानी में छोड़ देता है। अब एक बात नोट करने की है कि ह्यूमन अगर सांस लेता है पानी के अंदर तो वो मर जाता है, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो एयर में वर्क करते हैं, पानी में वर्क नहीं करते। अब लिखा है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर,
मतलब वो सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर में। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो ज़मीन पर रहते हैं। लेकिन जो एनिमल है जो पानी में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वाटिक एनिमल भी बोलते हैं, वो ऑक्सीजन जो पानी में घुली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो अमाउंट है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का पानी में वो कम होता है किसके मुकाबले? जो एयर है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में तेज़ होती है, मतलब उन्हें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है सांस लेने के लिए टेरेस्ट्रियल के मुकाबले। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब जैसे एनिमल हैं, एनिमल की तरह ही प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट इस एनर्जी को लेते हैं किस प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से। प्लांट इस्तेमाल करते हैं एयर का रेस्पिरेशन के लिए और CO2 को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट का काम क्या है? वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। लेकिन डे और नाइट में अलग अलग काम है, अभी आपको दोबारा बताऊंगा। जो रेस्पिरेशन है प्लांट में, वो एनिमल से किस तरह डिफरेंट है? तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल में डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट का पहला पॉइंट है, जितने भी पार्ट हैं प्लांट के, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव हो गई, ये रेस्पिरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। और एनिमल में रेस्पिरेशन सिंगल यूनिट परफॉर्म करती है। और प्लांट्स में क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैस का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और जो रेस्पिरेटरी गैस है वो ट्रांसपोर्ट करती है लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनिमल्स के अंदर। और जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर स्लो रेट से होता है, लेकिन एनिमल के अंदर फास्ट रेट से होता है। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस से। डिफ्यूज़न प्रोसेस का मतलब वही एक्सचेंज ऑफ गैस के थ्रू। तो प्लांट्स की क्या होती है? ब्रांचिंग शेप होती हैं, तो उन्हें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो डिफ्यूज़न कैन सप्लाई ऑल द सेल ऑफ द प्लांट विद एज मच ऑक्सीजन। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही, ठीक है, उनके सेल, प्लांट के सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जो उन्हें रेस्पिरेशन के लिए मदद करती है। डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है? वो होता है रूट्स के अंदर भी होता है प्लांट्स की, स्टेम्स के अंदर भी होता है और लीव्स के अंदर भी होता है। अब सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो जो एयर होती है हमारी, रूट जो होती है वो क्या होती है? ज़मीन के अंदर होती है। तो एयर होती है हमारी सॉइल के जो खाली स्पेस है उसके अंदर। जो रूट हेयर हैं हमारी रूट्स के, ठीक है, जो रूट्स के क्या होते हैं? रूट हेयर भी होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एयर से। तो जो ऑक्सीजन है सॉइल एयर की, वो रूट के थ्रू जाती है हेयर में और फिर पूरे इंटरनल सेल तक पहुंच जाती है रूट के। और फिर CO2 प्रोड्यूस होती है उन रूट सेल के द्वारा, मतलब रिलीज़ होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और वाटर लॉक्ड कंडीशन में सॉइल एयर क्या होती है? वो डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो सॉइल एयर, मतलब सॉइल के अंदर जो हवा है वो कम हो जाती है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है रूट की वो घट जाती है और प्लांट क्या हो जाता है? विदर हो जाता है। अब हमारा है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। जो स्टेम्स हैं हर वैक्यूअस प्लांट्स की, उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो स्टेम्स के अंदर क्या होता है? हमारा स्टोमेटा होता है। जो ऑक्सीजन होती है एयर से वो स्टेम में जाती है हर वैक्यूअस प्लांट के थ्रू, मतलब हर वैक्यूअस प्लांट में जाती है स्टोमेटा के थ्रू और सेल तक पहुंचती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस केस में जो रिलीज़ होगी, ठीक है, वो एयर में जाती है सेम स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आती है स्टेम्स के अंदर, और स्टोमेटा के थ्रू CO2 बाहर निकलती है। और वुडी स्टेम्स में जो बार्क होता है, मतलब जो उसका तना होता है, उसमें लेंटिकल्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब रेस्पिरेशन होता है पत्तियों में। तो जो लीव्स हैं प्लांट की, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। तो रेस्पिरेटरी गैस का जो एक्सचेंज है पत्तियों के अंदर, वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, मतलब स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा से होता है। वही स्टोमेटा वही हो गया, होल्स हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आना और CO2 का रिमूव हो जाना, क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं? ऑक्सीजन लिए जाती है और CO2 रिलीज होती है। तो नेट गैसियस एक्सचेंज क्या है लीव्स में प्लांट की? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। तो पत्तियाँ यूज़ करती हैं ऑक्सीजन को, किसको इस्तेमाल करती हैं? ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। तो दोपहर के समय, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस किस का इस्तेमाल करता है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, और वाटर का इस्तेमाल करती है रेस्पिरेशन के लिए। और ऑक्सीजन को हमें दे देते, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करती हैं एयर में, ठीक है। तो दोपहर के समय जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, सॉरी, ठीक है। तो CO2 के, मतलब क्लोरोफिल, CO2, सनलाइट और वाटर की मदद से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं दोपहर के समय। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज़। तो CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और दोपहर के समय में CO2 जो है प्रोड्यूस्ड होती है रेस्पिरेशन के द्वारा, इज़ यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस बाय द लीव्स, ठीक है। जो CO2 इन्वायरमेंट में होती है वो इस्तेमाल की जाती है फोटोसिंथेसिस में। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो नेट एक्सचेंज है लीव्स का, दिन के समय वो क्या होता है? ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है और CO2 अंदर आती है।
तो दोपहर के समय प्लांट जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन रात के समय में क्या होता है, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस होगी नहीं बिना सनलाइट के, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते वो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है रात के समय कि जो नेट एक्सचेंज है गैस का लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा कह रहा हूँ, नाइट में वो ऑक्सीजन तो वो अंदर लेते हैं और CO2 को डिफ्यूज़ आउट करते हैं, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है डे नाइट। डे में क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रात में उल्टी प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं और CO2 रिलीज़ करती हैं।